Hello students, welcome back to English class. Students, today we are going to start the last chapter from your literature book, that is Casterfield's letter to his son. So initially I'll just give you a short introduction about Lord Casterfield and what the letter is all about. Okay. So before beginning, let's go for the introduction part first. A short guided discussion among the students about the pleasure and displeasure of writing, receiving letters from one's parents. Name a few such letters: a letter of father to his daughter, Indira by Jawaharlal Nehru, Gandhi ji's letter to his son, etc. सो एक शॉर्ट गाइड है, डिस्कशन है स्टूडेंट्स के बीच में, जहाँ पर चाहे बच्चे प्लेजर फील करते हो या डिसप्लेजर फील करते हैं जब उन्हें अपने पेरेंट्स से कोई लेटर आते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ अ टाइम जब अब लेटर का उतना ट्रेंड, उतना क्रेज नहीं रहा है, बिकॉज इट्स ऑल लाइक वर्चुअल, इट्स ऑल अबाउट स्मार्टफोन एंड इंटरनेट, बट स्टिल लेटर्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, राइट। सो पहले जैसे लेटर्स चला करते थे जो फेमस रहे हैं, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी के लिए लिखा था, गांधी जी ने अपने बेटे के लिए लिखा था, ऐसे बहुत सारे हैं। और ये लेटर्स का सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बिकॉज कि ये जो लेटर्स के जो फेमस पर्सन्स ने अपने चिल्ड्रन को लिखे हैं, इसमें वो उन्हें नॉलेज स्किल्स देते हैं, ठीक है। उन्हें जो भी उनके लिए रिक्वायर्ड हैं, उनके लाइफ को, उनके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए, उन्हें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए, है ना। तो इस और ये आपको इसलिए पढ़ाया जाता है बिकॉज उसके थ्रू आप खुद अपनी नॉलेज एनहेंस करो, गेट टू नो कि कैसे आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, राइट। सो देखते हैं इसमें लॉर्ड कैस्टरफील्ड अपने बेटे के बारे में क्या कह रहे हैं, अपने बेटे को क्या लिख रहे हैं लेटर में। उसके पहले विल जस्ट गो फॉर अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट लॉर्ड कैस्टरफील्ड। Philip Thomas Stanhope, 4th Earl of Casterfield, 22nd September 1694 to 24th March 1773। तो यहाँ पे जो राइटर है, जो लॉर्ड कैस्टरफील्ड हैं, उनका एक्चुअल नेम है फिलिप थॉमस स्टैनहोप, जो कि 4th अर्ल मतलब किंग। तो कैस्टरफील्ड जो खानदान रहा है, उनके 4th किंग रह चुके हैं ये। इनका बर्थ हुआ था 22 सितंबर को और इनकी डेथ हुई थी 24 मार्च 73। ये थे एक वॉज अ ब्रिटिश स्टेट्समैन दैट इज सीनियर पॉलिटिशियन, ओके, या जो कि सीनियर रूलर होता है, डिप्लोमैट, एम्बेसडर, मैन ऑफ लेटर्स। इन्हें मैन ऑफ लेटर्स भी कहा गया है बिकॉज इन्होंने एन नंबर ऑफ लेटर्स लिखे हैं अपने सन को, और उन लेटर्स में इन्होंने अपने बेटे को बताया है, गाइड किया है कि एक ट्रू जेंटलमैन कैसे बना जाता है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। एंड एन एक्लेम्ड विट ऑफ हिज टाइम। विट मतलब इंटेलिजेंस, और ये बहुत ही ज़्यादा अपने समय में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रह चुके हैं। द फॉलोइंग लेसन इज फ्रॉम हिज बुक। अब ये जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, कैस्टरफील्ड्स लेटर टू हिज सन, ये उनकी बुक थी, जिसका टाइटल था लेटर्स ऑफ हिज सन ऑन द आर्ट ऑफ बिकमिंग अ मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड अ जेंटलमैन। ठीक है, बुक का टाइटल ही था लेटर ऑफ हिज सन। ये बुक किसके बारे में थी? ऑन द आर्ट ऑफ बिकमिंग अ मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड अ जेंटलमैन, ठीक है, जो कि पब्लिश हुई थी 1774 में, दैट इज लॉर्ड कैस्टरफील्ड की डेथ होने के 1 साल के बाद ये बुक पब्लिश हुई थी। द प्रेजेंट लेटर गिव्स preceptive advice on how a gentleman should interpret the social codes and manners of the 18th century। So ये जो लेटर है, इसमें बताया जा रहा है कि 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच मैनर्स हैं, ठीक है, जो सोशल कोड, सोशल बिहेवियर, सोशल मैनर्स होते हैं, वो
उन्हें कैसे सीखने चाहिए, ठीक है, उन्हें किस तरीके से सीखने चाहिए, ये एडवाइस अपने बेटे को दे रहे हैं। ओके, सो नाउ इफ यू कैन सी, ही इज लॉर्ड कैस्टरफील्ड, जो कि अपने बेटे को काइंड ऑफ लेटर लिखता हुआ आपको शो कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इमेज में देख सको, माय डियर सन, राइट। सो लेटर लिखते हैं तो इनिशियली ऑब्वियसली डेट होती है, ये लिख रहे थे लंदन में 6 मार्च 1747 को, ठीक है। डियर बॉय, ऑब्वियसली सैल्यूटेशन हम लिखेंगे जैसे कि हम लेटर लिख रहे हैं। So now we'll just begin with the lesson. Whatever you do will always affect me very sensibly, one way or another, and I am now most agreeably affected by two letters which I have lately seen from Lausanne upon your subject, the one from Madame Saint Germain, the other from Monsieur Pampigny. They both give so good an account of you that I thought myself obliged, in justice both of them and to you, and to let you know it. Those who deserve a good character ought to have the satisfaction of knowledge that they have it, both as a reward and as an encouragement. तो यहाँ पे इनिशियली लॉर्ड कैस्टरफील्ड अपने बेटे से कह रहे हैं कि वो जो भी काम करेगा वो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा लॉर्ड कैस्टरफील्ड पे, इस बिकॉज ऑब्वियसली हम जो भी करते हैं, चाहे हम अच्छे काम करो या बुरा काम करो, इसका सीधा का सीधा इफेक्ट हमारे पेरेंट्स पर होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वन वे और द अदर, किसी न किसी तरीके से, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मुझ पर असर करेगा, ठीक है। आई एम नाउ मोस्ट एग्रीबली अफेक्टेड, दैट इज़ वो कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्रभाव उन पर पड़ा है फ्रॉम द टू लेटर्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि रिसेंटली उन्हें दो लेटर्स मिले हैं फ्रॉम लोजन, LAUSANNE, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे लोजन, ठीक है। जहाँ पर उनके बेटे के बारे में दो लेटर्स उन्हें मिले हैं। एक लेटर उन्हें भेजा है मदामे सेंट जर्मेन ने, और दूसरा है मॉन्शियो पैम्पेग्नी ने। और इन दोनों ने जो लेटर लिखे हैं, उस लेटर में कैस्टरफील्ड के बेटे की बहुत तारीफ करते उन्होंने लेटर लिखा है। और वो कह रहे हैं कि कैस्टरफील्ड इतने ज़्यादा खुश हुए वो लेटर पढ़ के कि वो अपने बेटे को बताना चाह रहे हैं दैट आई वांट टू लेट यू नो कि उन्होंने लेटर में क्या कहा है और इससे मैं कितना ज़्यादा खुश हुआ हूँ। और ये जो दो लेटर्स हैं, इन दो लेटर्स में उनके बेटे के अच्छे कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ये एक रिवॉर्ड, एक एनकरेजमेंट है जिससे कि तुम और ज़्यादा अच्छे जेंटलमैन और एक अच्छे सिटीजन बन सकते हो। सो वो लेटर पढ़ के जो खुशी हुई है कैस्टरफील्ड को, वो खुशी जाहिर कर रहे हैं अपने बेटे से इस लेटर के थ्रू। ओके, सो इस तरीके से कैस्टरफील्ड अपने बेटे को बता रहे हैं कि जो दो लेटर उन्हें मिले हैं जिसमें उनके बेटे की तारीफ हुई है, उससे वो कितने ज़्यादा खुश हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैस्टरफील्ड अपने बेटे को और बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए एक अच्छा जेंटलमैन बनने के लिए। और उसके पहले वो बता रहे हैं कि वो दो जो लेटर्स थे, उन लेटर्स में उनके बेटे के बारे में क्या लिखा हुआ है, राइट। दे राइट दैट वी आर नॉट ओनली डेकोरेटे but tolerably well bred, and that the English crust of awkward bashfulness, shyness, and roughness, of which by the by you had your share, is pretty well rubbed off. So further कह रहे हैं दे राइट, दे मतलब वो जो दो लेटर मिले थे, उन दोनों लेटर में क्या लिखा था, उसमें ये लिखा था कि उनके बेटे से कह रहे हैं कि तुम्हारे बारे में ये लिखा था कि यू आर नॉट ओनली डेकोरेटेड, दैट इज तुम सिर्फ क्लीन नहीं हो, क्लीन बाय हार्ट नहीं हो, बल्कि एक वेल ब्रीड हो, दैट इज जैसे कि एनिमल्स की ब्रीड होती है कि एक खानदान के बच्चे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे ब्रीड, तुम्हारे अच्छे खानदान को तुम बिलोंग करते हो। और जो तुम्हारी इंग्लिश क्रस्ट है, ठीक है, जो तुम्हारा आउटर अपीयरेंस है, क्रस्ट मतलब जो आउटर कवरिंग होती है, अर्थ क्रस्ट होता है वैसे, है ना। और वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा
इंग्लिश अपीयरेंस है, इंग्लिश जेंटलमैन, बिकॉज क्यों है ऐसे? बिकॉज वो एक किंगडम, एक राजा की फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली वो सारे मैनर्स, वो रॉयल मैनर्स हर एक चाइल्ड में होते हैं। द क्रिस्ट ऑफ ऑकवर्ड बैशफुलनेस, बैशफुलनेस मतलब कहीं ना कहीं आप में शाइनेस भी है, ठीक है, थोड़ा सा डर भी है, डर बड़ों का लिहाज करना एंड ऑल, कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, वो भी हैं। आप शाय भी हो एंड आप थोड़े से रफ भी हो, और जो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो आपने शेयर की है सभी के साथ, ये जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, ठीक है, आपके जो मैनर्स हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, रब्ड ऑफ मतलब पॉलिश होगी, और ज़्यादा शाइन होगी, और ज़्यादा एनहेंस, और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। सो वो कह तो कैस्टरफील्ड कह रहे हैं अपने बेटे से कि जो तुम्हारी क्वालिटीज़ है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, इसे तुम जितना ज़्यादा स्प्रेड करोगे तुम उतना ज़्यादा और पॉलिश होते रहोगे। I am most heartily glad of it, for I has often told you those lesser talents of an engaging, insinuating manner and easy good breeding, a gentle behavior and address are of infinitely more advantage than they are generally thought to be, especially here in England. अब फर्दर वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत लाइक ऑफनली मैंने आपसे कहा है, पहले तो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दिल से खुश हूँ इन दोनों लेटर्स को पढ़ के, और फर्दर वो कह रहे हैं कि आई हैव ऑफन टोल्ड यू, कि मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कम टैलेंट होता है, एंड इंसिन्यूटिंग मैनर दैट इज़ अनप्लेजेंट, जो कि मैनरलेस होते हैं, जो कि बुरा बिहेव करते हैं, ठीक है, और एक ईज़ी गुड ब्रीडिंग, ये सब जो है एक ईज़ी गुड ब्रीडिंग, जो कि अपने बच्चों की पालन पोषण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके उसके अलावा उन्हें क्या होना है उसके बदले, जेंटिल बिहेवियर, दैट इज़ पोलाइट और जेंटल बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। अनप्लेजेंट होने से बेटर है कि अगर हम पोलाइट रहेंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा एडवांटेजियस हैं, ठीक है। स्पेशली इंग्लैंड जैसी जगहों पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जिस रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं वहाँ पे ये सारे अच्छे मैनर्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Virtue and learning, like golds, have their intrinsic value, but if they are not polished, they certainly lose a great deal of their luster, and even polished brass will pass upon more people than rough gold. अब जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे कैस्टरफिल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वर्च्यू एंड लर्निंग, वर्च्यू मतलब जो मॉरल बिहेवियर होता है, जो गुडनेस होती है, हमारी जो अच्छाई है, और जो लर्निंग, जो हमारी एजुकेशन जो हम सीख रहे हैं, ये एक गोल्ड की तरह है। जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरी क्या होती है, दे हैव देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज़ उनकी नेचुरल, उनकी रियल वैल्यू है। अगर गोल्ड है, गोल्ड की अगर ज्वेलरी नहीं बनती है तब भी गोल्ड वैल्यूएबल है, तब भी जो गोल्ड की कीमत है वो कीमत वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी बनने से, ज्वेलरी नहीं बनी है तो गोल्ड एकदम यूजलेस है, बहुत कम कीमत है। गोल्ड की कीमत तब भी उतनी रहेगी जैसे कि ज्वेलरी बनने के साथ, दैट इज़ उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उनकी नेचुरल वैल्यू है, रियल वैल्यू है। वैसे ही हम ह्यूमन बींग की जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ होते हैं उनकी भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कैस्टरफील्ड गुड मैनर्स को कंपेयर कर रहे हैं गोल्ड से। वो कह रहे हैं कि जैसे कि अगर गोल्ड है, गोल्ड को अगर हम पॉलिश करेंगे तो ही उसकी चमक है, तो ही उसकी लोग वैल्यू करेंगे, तभी लोगों को पता चलेगा कि वो गोल्ड है। अगर उसे पॉलिश नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो पीतल जैसा दिखेगा, ठीक है, वो बिल्कुल शाइन नहीं करेगा तो लोगों को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। वहीं अगर ब्रास, ब्रास हम लेते हैं, पीतल हम लेते हैं, और अगर पीतल को हम पॉलिश भी कर देंगे तो पीतल सोने से कम नहीं लगेगा, और जितने लोगों में बटेगा उतना ज़्यादा और ज़्यादा शाइन होता रहेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ है, रियल वैल्यूज़ है, तो हमें उसे पॉलिश करते रहना चाहिए। पॉलिश करते रहना चाहिए मतलब उसे और ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा बेटर करते रहना चाहिए, तभी वो काम आएंगे, नहीं तो क्या होगा, वो हमारे लिए यूज़लेस रहेंगे। तो जो हमारे अंदर गुड वैल्यूज़ है, जो हमारे मैनर्स हैं, ये हमें सभी के साथ स्प्रेड करते रहना चाहिए।
What a number of sins does the cheerful, easy, good breeding of a French frequently cover? अब फर्दर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो सिंस होते हैं, नंबर ऑफ सिंस होते हैं, दैट इज जो पाप हम करते हैं, जो हम बुरे काम करते हैं, वो हम किस हद तक हम कवर अप कर सकते हैं, कितने ऐसे पाप हैं, गलत काम हैं जो हम करते हैं और हम उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि हम इग्नोर कर लेते हैं। सो देखते हैं कि कैस्ट्रोफील्ड के अकॉर्डिंग कितने ऐसे सिंस हैं जो कि हम कवर अप करते हैं या जो फ्रेंच पीपल हैं वो कवर अप करते हैं। Many of them want common sense, many more common learning, but in general they make up so much by their manner for those defects that frequently they pass undiscovered. अब कैस्टरफील्ड यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉमन सेंस की डिज़ायर करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कि कॉमन लर्निंग पे ज़्यादा बिलीव है, लेकिन अगर हम जनरली बात की करें तो उनके जो मैनर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं। क्यों ये चीज़ नहीं देखेगा कि उसमें कितना कॉमन सेंस है या वो कितना एजुकेटेड है, उसमें कितनी लर्निंग उसने कर रखी है। व्हाट मैटर्स इज़ कि सोसाइटी में वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसके क्या मैनर्स हैं। और कई बार ये भी हो जाते हैं जो हमारे अंदर डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर बुराई हम वही स्प्रेड करते हैं और हमें ये चीज़ पता भी नहीं होती है कि हमें ये बुराई है, ये हम इस जगह पर हम गलत हैं और ये चीज़ हम स्प्रेड कर रहे हैं, हम पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है। सो वही चीज़ हमें ज़्यादा फोकस रखना है। I have often said and do think that a French man who, with a fount of virtue, learning, and good sense, has the manner of good breeding of his country, is the perfection of human nature. So further कैस्टरफील्ड कह रहे हैं कि एक फ्रेंच मैन, ठीक है, उसमें क्या है, विद द फॉन्ट ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू क्या होता है, बिहेवियर, गुडनेस, मैनर। ओके, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा फ्रेंच मैन जिसके अंदर गुड मैनर्स हैं, ठीक है, जिसने लर्निंग भी कर रखी है, जिसमें गुड सेंस भी है, इन सब में एक ऑटोमेटिकली ये चीज़ ये शो करती है कि ये ही वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप विद सच अ गुड मैनर्स, कि उसके अंदर ही ये सारे गुण हैं कि वो अपने देश को अच्छे से चला सकता है और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैस्टरफील्ड अपने बेटे को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लॉर्ड कैस्टरफील्ड के बाद उनके बेटे को ही वहाँ का राजा बनना है, वहाँ का एम्बेसडर बनना है और उसे देश चलाना है। तो जो रूलर होता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सब बता रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि गुड मैनर्स होना चाहिए, गुड सेंस होना चाहिए, तभी ये बता गया कि आप अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं और आप में कंट्री को रन करने की एबिलिटीज़ है। This perfection you may, if you please, and I hope you will arrive at. So फर्दर कह रहे कि ये परफेक्शन है, ठीक है। और कैस्टरफील्ड कह रहे कि अगर आप चाहते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस लेवल ऑफ परफेक्शन तक आ सकते हो, अपने अंदर ऐसे ही जो गुड मैनर्स हैं उसे और ज़्यादा पॉलिश करते रहेंगे तो वो भी ऐसे परफेक्शन तक आ सकते हैं। You know what virtue is, you may have it if you will. It is in every man's power and miserable in the man who has not. फर्दर कह रहे हैं कि कैस्टरफील्ड कह रहे हैं अपने बेटे से कि कि तुम्हें पता है कि वर्च्यू क्या होता है, मॉरल मॉरल बिहेवियर, गुड बिहेवियर, गुडनेस क्या होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि तुम्हें पता है वर्च्यू क्या होता है, और वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे अंदर है कि जो गुड मैनर्स होनी चाहिए एक इंसान में वो तुम्हारे अंदर है। इनफैक्ट हर एक इंसान के अंदर होता है, हर एक इंसान के पावर है कि वो अपने अंदर अच्छा मैनर्स ला सके, ठीक है। और जिसके अंदर है वो अपने आप को पावरफुल और खुश महसूस करेगा। और मिजरेबल दैट इज अनहैप्पी है वो पर्सन जिसके अंदर वर्च्यू नहीं होता है, और जिसके अंदर वर्च्यू है वो हमेशा खुश रहेगा। गुड सेंस गॉड हैज़ गिवन यू। फर्दर वो कह रहे हैं कि भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी दिया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उन्हें उनके अंदर अच्छा सेंस है, तभी उन्हें पता है कि किससे किस तरीके से बिहेव करना है
और इनके अच्छे बिहेवियर की वजह से ही इनके जो टीचर्स हैं वो उनकी तारीफ करते हुए अच्छा लेटर लिखे हैं. Learning you already possess enough of to have in a reasonable time all that a man need have. अब फर्दर बोल रहे हैं कि तुम्हें इतना अच्छा कॉमन सेंस है, इतने इंटेलिजेंट हो कि जितनी एजुकेशन एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में किसी को अचीव करनी चाहिए वो सब तुमने अचीव कर लिया है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेंटली थोड़े से कमज़ोर हैं या जो भी हैं, बट ही इज़ गुड, ही इज़ इंटेलिजेंट. इस वजह से रीजनेबल टाइम में जितनी नॉलेज एक ह्यूमन बींग को, एक इंसान में होनी चाहिए अबाउट वर्च्यू, वो सब कैस्टरफील्ड के बेटे में है. With this, you are thrown out early into the world where it will be your own fault if you do not acquire all the other accomplishments necessary to complete and adorn your character. अब फर्दर ये कह रहे हैं कि अभी आप इस एज में हो, स्कूल में हो, तो अभी तक की इस एज के अकॉर्डिंग जितना वर्च्यू की ज़रूरत थी उतना वर्च्यू तुम्हारे पास है. लेकिन अब क्या होगा, आप अपना स्कूल लाइफ कंप्लीट करके आप बाहर निकलोगे, आप बाहर की दुनिया देखोगे. ठीक है, तब आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो कि अलग अलग नेचर, अलग अलग कैरेक्टर के होंगे. सो तुम्हें उनसे अच्छाइयाँ एक्सेप्ट करना है, ना कि बुराइयाँ. जो अदर एकम्प्लिशमेंट्स होते हैं, जो अदर स्किल्स होती है, नेसेसरी होती है हमारे कैरेक्टर को एनहेंस करने की, वो कह रहे हैं कि वो तुम्हें जब तुम इस दुनिया में बाहर निकलोगे, इस स्कूल लाइफ के बाहर निकल के बाहर की दुनिया देखोगे, तब ये सारी स्किल्स तुम्हें खुद ही एक्सेप्ट करनी है, खुद ही सीखनी है. ठीक है, किसी की बुराई का असर हम पे ना नहीं होना चाहिए. You will do well to make your compliments to Madame Saint Germain and Monsieur Pampigny, and tell them how sensible you are of their partiality to you in the advantageous testimonies which you are informed they have given for you here. अब जो है उधर वो कह रहे हैं कि यू विल डू वेल टू मेक योर कॉम्प्लीमेंट्स. उधर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपके दोनों टीचर ने लेटर में लिखा है आपकी तारीफ करते हुए, तो कैस्टरफिल कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी आप ऐसे ही काम करते रहोगे जिससे कि दोनों टीचर तुम्हारी तारीफ ही करते रहें. ठीक है, और फर्दर वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से अपने अच्छे बिहेवियर से, अच्छे कैरेक्टर से, लाइक अपने वर्च्यू से अपने टीचर्स को हमेशा ऐसे ही इम्प्रेस करो, खुश रखो, ताकि मुझे ऐसे ही तुम्हारी तारीफ के लेटर्स मिलते रहें. ठीक है. एडियो, एडियो मतलब गुड बाय, इस वर्ड का मीनिंग होता है गुड बाय. कंटिन्यू टू डिजर्व सच टेस्टिमनीज and then you will not only deserve but enjoy more towards affection. So further वो लास्ट में लेटर एंड करते हुए अपने बेटे के लिए कह रहे हैं कि ऐसे ही टेस्टिमनीज को अचीव करते रहो. ठीक है. नाउ टेस्टिमनीज मतलब ऐसा प्रूफ जो कि कोई चीज़ को साबित करे. कि यहाँ पे क्या टेस्टिमनी है कैस्टरफील्ड के बेटे की, दैट ही पोजेस गुड वर्च्यू. तो कह रहे हैं कि ऐसे ही तारीफ अपने टीचर्स से अचीव करते रहो. एंड आप सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सिर्फ डिजर्व करो, बल्कि वो ट्रूली है, वो सब कुछ सच है, और आप वो सच्चाई को एंजॉय करो कि आप में इतने अच्छे मैनर्स हैं और अपने यही अच्छे मैनर्स दूसरों में स्प्रेड करो. तो यहाँ पे कैस्टरफील्ड अपने बेटे को लेटर में लिखकर ये बता रहे हैं कि उनके दो टीचर्स ने उन्हें लेटर लिखे थे जिसमें कैस्टरफील्ड के बेटे की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे. और वो कह रहे हैं, कैस्टरफील्ड कह रहे हैं अपने बेटे से कि बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं उनके टीचर से लेटर्स मिलने से. और वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से जो हमारे अंदर जो हमारा वर्च्यू है, जो गुड मैनर्स हैं, वो हमें स्प्रेड करते रहना चाहिए. जितना ज़्यादा हम हमारी अच्छाई को स्प्रेड करेंगे, हम उससे ज़्यादा अच्छे होते रहेंगे. ठीक है. और जब हम बाहर की दुनिया में निकलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, तब हर एक लोगों का अलग अलग वर्च्यू होता है, किसी में अच्छा है, किसी का बुरा है. तो जो सारी स्किल्स हैं हमें, ये हमें हमारे एक्सपीरियंस से मिलेगी, जो कैस्टरफील्ड चाह रहा है कि तुम्हें खुद ही सीखनी पड़ेगी. और लेटर के एंड में वो अपने बेटे से कह रहे हैं कि वो बहुत खुश है ऐसे लेटर्स पाके, और वो विशेस दे रहे हैं कि आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स का रिसीव करते रहो और इसे पूरी तरीके से, ट्रूली तरीके से इसे एंजॉय करो. So this was the explanation of the chapter
Chesterfield letters to his son. I hope it is clear to you all. With this, we have completed the explanation part of all the chapters of your literature. And from the next class, we'll continue the notebook work. I hope the letter is clear to you. If you have any doubt, you can drop me a message anytime. Okay. Thank you, students.